नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हूं। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। हमारी संवेदनाएं डॉक्टर जो बाइडेन और उनके परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री का ये भावनात्मक संदेश इस बात का प्रतीक है कि भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी है बल्कि मानवीय संवेदनाओं का सेतु भी बेहद मजबूत है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी अब अदालत तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को आड़े हाथों लेते हुए सख्त लहजे में फटकार लगाई गई है। मामला भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए बयान का है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया को दी थी। मंत्री कुंवर विजय शाह ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक अनुभवी नेता है, बोलने से पहले सोचिए, ये सेना से जुड़ा मामला है, इस पर हमें बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मंत्री की ओर से मांगी गई माफी को फिलहाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अदालत की नाराजगी भी साफ झलकती है जब जजों ने कहा, हमें आपका वीडियो यहां कोर्ट में चलाना पड़ेगा क्या। इस टिप्पणी को लेकर अब सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गुप्त जानकारियां लीक करने की बड़ी साजिश को पंजाब पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया है। गुरदासपुर में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो आईएसआई के संपर्क में रहकर भारतीय सेना की मूवमेंट और रणनीतिक जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके बताया कि 15 मई को खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह नाम के 2 लोग बेहद संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे हैं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां भी शामिल थी। गुरदासपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 30 बोर के 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में सूचनाएं भेजने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि दुनिया को उसका असली चेहरा भी दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर चला और अब भारत के प्रतिनिधिमंडल वैश्विक मंचों पर जाकर बता रहे हैं कि शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। इस बीच जब देश एकजुटता दिखा रहा है, राहुल गांधी इसे भी राजनीति में जो है एक अलग ही चरम पर देख रहे हैं। अपनी तरफ से कई सारे सवाल वो पूछ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न सिर्फ देश की बात रखी बल्कि राहुल गांधी को भी साफ जवाब दिया है। शांति को आगे बढ़ाते रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करके हमारे इनोसेंट लोगों को कत्ल किया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का जो लॉन्च किया, भारत का फोर्सेस ने वो दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। फिर भी भारत शांति का संदेश हमेशा लेके जाता है। वो पूरे अलग अलग प्रमुख देशों में भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे और दुनिया को बताना जरूरी है और दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और
पूरा दुनिया को भी कार्रवाई करना चाहिए। ये संदेश बहुत जरूरी है, इसलिए ये हमारे पार्लियामेंट की जो स्पेशल डेलीगेशन है अलग अलग देशों में जा रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये डेलीगेशन। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न सिर्फ देश की बात रखी बल्कि राहुल गांधी को भी साफ जवाब दे दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर अब भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। भारतीय दूतावास ने इस प्रदर्शन को हताशा में किया गया उकसावा बताया है और साफ कर दिया है कि भारत ऐसे किसी भी दबाव या नफरत भरे अभियान से ना तो डरता है और ना ही विचलित होता है। इस दौरान दूतावास की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के निर्णायक और आक्रामक रुख का प्रतीक है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि चाहे सीमा पर हो या विदेश में, देश की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने देश के दो बड़े मुद्दों पर जोरदार बयान दिया। आतंकवाद के खिलाफ एकता की अपील करते हुए उन्होंने राजनीति को पीछे हटाने की बात कही। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानिए मंत्री की जुबानी क्या है ये अहम बातें जो देश के लिए बेहद जरूरी है। बहुत दुख का विषय है। देश जहां एकजुट होना चाहिए था, ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये तो देश के खिलाफ जो आतंकियों ने माहौल बनाया उसके खिलाफ हमारा देश और देश की आर्मी लड़ रही है। इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जरूर कहना चाहता हूं जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज देश को जरूरत है, हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और पूरी दुनिया में एक संदेश जाना चाहिए कि भारत की आत्मा पे अगर कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एकजुट है। जैसे भारत के 140 करोड़ नागरिक एकजुट हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों और पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को भी एकजुट होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि दिल्ली के अंदर जो हॉटस्पॉट्स हैं उन इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है कि साफ हवा बनी रहे। उस हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाइड हैं, उन पे मिस्ट इमीडिएटली ये मिस्ट स्प्रिंकलर्स का इंतजाम किया जाए ताकि वहां पे जो PM 2.5 है उसको उड़ने ना दिया जाए, उससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। हमारी तरफ से ये डायरेक्शन चली गई हैं। जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस बार दो मोर्चों पर सीधा हमला बोला है। पहला TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर, जिनकी सियासी हैसियत को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी सिर्फ एक पहचान है, वो मुख्यमंत्री के भतीजे की है। और दूसरा बांग्लादेश पर शुवेंदु ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद वहां की सड़कों पर पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से शिकायत की और भारत सरकार से मांगी है कि अब सख्त कदम उठाइए, क्योंकि ये हमला सिर्फ सीमा पर नहीं हो रहा, ये हमारी चुप्पी पर भी हो रहा है। ये जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, ज्यादातर एंटी इंडिया सोशल मीडिया कैंपेनिंग पोस्ट वो बांग्लादेश में ही हुआ। बांग्लादेश इंडिया ने क्रिएट किया। बांग्लादेश का जनक है भारत। हमारी BSF आर्मी का थाउजेंड्स ऑफ जवान शहादत वरण किया है बांग्लादेश फॉर्मेशन के लिए। और उस बांग्लादेश से एक पहलगाम इंसिडेंट का बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और एक्सट्रीमिस्ट के पक्ष को लेकर ये लोग सड़क में मिছিল भी किया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया। मैं कंप्लेन किया था IB मिनिस्टर ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव जी का साथ। 5 YouTube चैनल और चैनल भारत सरकार ने बंद किया। जो हुआ लेट में हुआ, वो अच्छा कदम हुआ। और भी टाइट देना चाहिए। बांग्लादेश से एंटी इंडियन कार्रवाई पूरा रोक देना चाहिए। इसमें जो करना है भारत सरकार करे, ये हमारी मांग है। उनका कोई बात का
उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो कंपनी है उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। His only identity is nephew of the CM. I defeated his owner. I am not saying anything regarding the question of that. तो चलिए रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उनके हालिया बयान से पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की छवि को ठेस पहुंची है। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। आखिर सरकार ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी थी उससे हमें क्या मिला? क्या वाकई में हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा है? कितने आतंकी मारे गए? कितने भाग निकले? क्या देश की सुरक्षा को कोई नुकसान हुआ? और अगर हुआ तो क्यों नहीं बताया गया? कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार से विदेश नीति को लेकर पारदर्शिता की मांग की है और कहा है कि जनता के सामने सच्चाई रखी जाए। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब। और तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सब किसानों की चिंता को लेकर के अब सेब जो उत्पादन करते हैं किसान, उनकी चिंता अब सीधा दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि वे 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री से बैठक में बात करेंगे और साथ ही उन्हें पत्र भी सौंपेंगे। तुर्की से आयात होने वाले सस्ते सेब हिमाचल के स्थानीय सेब उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ स्थानीय किसानों की कमाई प्रभावित हो रही है, बल्कि हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है। अब देखना होगा कि 24 मई को होने वाली मुख्यमंत्री की बैठक में ये मांग कितनी मजबूती से रखी जाती है और केंद्र सरकार इसे किस हद तक अपनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहां के बागवानों को किसी प्रकार का रुक करेंगे अब जयपुर की ओर। आपको बताते हुए चले, सियासी बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भारत सरकार के उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाया जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दुनिया के सामने रखने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस पार्टी के भी 4 सांसद शामिल हैं और ये ठीक है कि विपक्ष भी भागीदारी निभा रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि सरकार ने सीधे शशि थरूर को प्रस्ताव भेजा। गहलोत के मुताबिक शशि थरूर एक सम्मानित नेता है, लेकिन जब उन्हें प्रस्ताव मिला तो उन्हें कहना चाहिए था कि पहले कांग्रेस पार्टी हाईकमान से बात की जाए। भारत सरकार को सीधे सांसदों से नहीं बल्कि पार्टी से संवाद करना चाहिए था। इस बयान से ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व विदेश नीति जैसे संवेदनशील मामलों में पार्टी की सामूहिक भूमिका को नजरअंदाज किए जाने को लेकर गंभीर है। कांग्रेस ने कहा जो हमारे 4 सांसद जा रहे हैं वो बहुत शानदार भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद में वो इश्यू खत्म हो जाता है कि कौन जा रहा है, किसका सिलेक्शन किया, कैसे किया। परंतु फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये तरीका गलत होता है। आप ऐसे मामलों में भी अगर आप विपक्ष को एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश करो, आपस में कैसे फूट पड़े लोगों के अंदर, अगर ये काम आप करते हो अच्छी बात, अच्छी परंपरा नहीं है। नंबर 2, नाम भेज दिए उन्होंने, उसके बाद में उनको स्वीकार नहीं किया गया।
वो कहते हम नाम मांगे ही नहीं मांगे तो बात की क्यों हमने। नहीं तो प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। तो वही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने आज धार्मिक आस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी का अद्भुत संगम पेश किया। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बीड के प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, विधायक विक्रम काले, धनंजय मुंडे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। ये दौरा सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक बना, बल्कि स्थानीय विकास के संकल्प को भी मजबूती देने वाला रहा। तो वही बेंगलुरु से अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां एक बार फिर भारी बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है और घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नालों के ओवरफ्लो होने से हालात और बिगड़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही ने जल भराव की स्थिति को और गंभीर बना दिया। फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। आज की जियो पॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव आए, जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद फैलाने के बावजूद आईएमएफ से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत के साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुत्ताकी की बातचीत इसे नई भूमि रणनीति का हिस्सा मान रही है। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। तो चलिए इस बातचीत के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं, वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे, वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी आईएमएफ की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की।
यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।